दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुभाष रावत। आप रंगमंच और कला शिक्षा की दुनिया में एक बहुत चर्चित नाम हैं। आप रंगमंच को समाज से जोड़कर देखते हैं और शिक्षा में उसकी महत्ता को आप बहुत अहमियत देते हैं। और कविता कारवां कौसी कविता के आप फाउंडर रहे हैं। बंगाण क्षेत्र के आप हैं, लेकिन प्रसार आपका नैनीताल, दिल्ली और देहरादून से लेकर हिमाचल तक है। हिमाचल के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, दिल्ली के भी हैं। और आपकी बहुत ही पुरानी एक संस्था है कला दर्पण नाम से। कैसे रंगमंच शिक्षा में बहुत जरूरी है, हमारे समाज को आकार देने में बहुत जरूरी है, इस पर आपका बहुत काम है। तो आज हम इस पूरे रंगमंच को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या एक पर्दे पर फिल्माई गई कोई नाटक, कोई थिएटर ही है, या हमारे जीवन में भी वो कहीं न कहीं अप्लाई होता है। एक बहुत बेहतर नजरिए से आज हम रंगमंच को जानने की कोशिश करेंगे। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अरसे बाद स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपका हल्द्वानी में बहुत स्वागत है, आपका स्टूडियो में हमारे बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत समय से आपसे बात चल रही थी कि बातचीत की जाए। बातचीत के कई विषय हो सकते हैं और हेलो हल्द्वानी आपका कम्युनिटी रेडियो तो बहुत पॉपुलर है। मैं सुनता हूँ इसे, बहुत अच्छा लगता है। और आज तो मैं ज़्यादा ही खुश हूँ कि मैं खुद यहाँ पे हूँ। सभी श्रोताओं को भी नमस्कार जी। आपका एक खुद का पॉडकास्ट अभी आपने शुरू किया है, जिसमें आप शिक्षा में जो लोग कुछ बेहतरीन काम कर रहे हैं उनके शायद आप इंटरव्यूज करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि उसका भी आप जिक्र जरा बताएं कि वो किस नाम से है। हाँ, ये पॉडकास्ट असल में वीडियो पॉडकास्ट है और यूट्यूब में प्रसारित होता है और लाइव प्रसारित होता है। और इसका नाम है आर्ट्स एंड लाइफ विद शुभा। शुभा मेरा नाम है। और असल में इसका पहले नाम था नर्चरिंग आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी इन एजुकेशन। फिर एक साल के बाद मुझे लगा कि हम एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा केंद्रित क्यों कर रहे हैं। और भी बहुत लोग हो सकते हैं जो एजुकेशन में काम नहीं कर रहे हों, लेकिन उनकी आर्ट्स की समझ बहुत गहरी हो, तो उनसे भी क्यों ना सीखा जाए। तो इसका नाम थोड़ा व्यापक कर दिया, आर्ट्स एंड लाइफ। और एजुकेशन तो उसका हिस्सा है, लाइफ का एक। तो यही नाम है। क्या बात है। हम रंगमंच पे आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा जिज्ञासा ये है कि आपका पूरा परिवार रंगमंच से जुड़ा हुआ है जी। तो क्या वजह थी, कैसे क्या माहौल था वो जिसने आपके पूरे परिवार को रंगकर्मी और मतलब एक तरह से पूरा मतलब सरोकारों से जोड़ दिया है। आप अपने इलाके के बारे में भी थोड़ा सा बताइए और परिवार के बारे में भी। हाँ, दोनों चीजें जुड़ी हुई भी हैं। मैं बंगाण क्षेत्र से आता हूँ जो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। हिमाचल से लगा हुआ इलाका है। टॉन्सर पबर नदी के बीच में ये पड़ता है। और जौनसार निकट में है, हिमाचल नदी के उस पार है। और एक दूसरा एरिया है जिसे हम पर्वत वाला इलाका कहते हैं। और 45-50 गांवों का ये जो एरिया है, इसे बंगाण कहा जाता है, जिसमें आराकोट भी आता है। आराकोट भी आता है, बिल्कुल। और मेरा गांव मोइंजनी भी आता है और भी बहुत आते हैं। आराकोट को सबसे ज़्यादा इसलिए हम जानते हैं कि वो एकदम सड़क के ऊपर है। और मेरे ख्याल है वहाँ पे शुरुआती एक इंटर कॉलेज रहा जो पूरे बंगाण के लिए वहीं जाना था। तो कहाँ जा रहे हैं? आराकोट जा रहे हैं। तब एक छोटा सा बाजार भी था पहले यहाँ पे, तो आवाजाही यहाँ थी। लोग उसके सड़क के किनारे होने की वजह से जानते थे और काफ़ी उद्यमी लोग भी रहे हैं वहाँ पे। तो वो एक तरह से बंगाण की पहचान भी बन गया कि आराकोट यानी कि बंगाण का एक ऐसा केंद्र जो मतलब बंगाण की पहचान बन गया। तो आराकोट चहल पहल वाली जगह हुई, बंगाण की ऐसी जगह हुई जो सड़क से जुड़ी थी। और शुरुआत में बाकी जगह तो कोई सड़क वड़क नहीं थी, तो वही एक पहचान बन गया। और हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में आराकोट के हो तो लोग समझ जाते हैं। और हमारी पहाड़ की यात्रा अस्कुर से आराकोट तक, तो उसने उसको और नाम दिया। तो बल्कि इलाके को आराकोट बंगाण कह देते हैं लोग। पर एक बंगाण एक पूरा 40-50 गाँव का एक एरिया है। आराकोट उसमें से एक गाँव है। जी। बंगाणी भाषा को लेकर आपसे कई बार बहुत सारी चीजें सुनी हैं। आप उसको लेकर कुछ गंभीर काम कर रहे हैं, तो इस पर हम अलग से पूरा एपिसोड तैयार करेंगे। अभी हिंदी पखवाड़ा हमारा चल रहा है, तो हम उसको उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो सरसरी कुछ अगर बताना चाहते हैं तो हम फिर आपके परिवार के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। बंगाणी भाषा भी दुनिया की और कई क्षेत्रीय भाषाओं की तरह दम तोड़ रही है। और हम पहले तो
जब हम गांव जाते थे तो बचपन में तो वो हमारी मजाक उड़ाते थे कि नए गांव की भाषा नहीं आती, अपनी भाषा नहीं जानता है, हमें शर्म आती थी। और फिर बड़े हुए, फिर ये समझ हुई कि अपनी भाषा कितनी ज़रूरी है। अब लेकिन उल्टा हो गया, हम गांव में जाके अपनी भाषा बोलते हैं, वो हिंदी बोल रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हिंदी में बात कर लो। और आपको मालूम है कि अब हिंदी भी पीछे छूट गई, अब तो हमें अंग्रेजी चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए। तो परिदृश्य पूरा बदल चुका है हाँ, गाँव का तो इस वक्त वो पे। भाषा तो बिल्कुल हाशिए के भी हाशिए में चली गई है, पर हम चाहते हैं कि वो हाशिए से बाहर निकले, मेन में आए, उसी पर काम चल रहा है। और वो एक अलग यात्रा है, आपने का अलग से बात कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। आपका परिवार को ऐसा क्या माहौल मिला? आपके पिताजी क्या करते थे? हाँ, वो सरकारी नौकरी में रहे और मतलब वो सुनाते थे अपने किस्से। राजा के जमाने में बहुत छोटी उम्र में वो पटवारी बन गए थे, और फिर कानून गो, नायब तहसीलदार, ये सब। पर जितना हमें मालूम है, उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में काफी रुचि थी। अच्छा। और बड़े भाई लोग बताते हैं कि वो खुद शामिल होते थे, जिस जहाँ उनका जगह है, माना नौगांव उत्तरकाशी जिले में गांव है, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी। तो कुछ कार्यक्रम हो, कुछ रामलीला के कुछ सीन हो, तो मुझे लगता है कि वो जीन्स में आ गया था, वो खुद करते थे। और उन्होंने फिर घर में भी ये माहौल रखा कि हम लोग पार्टिसिपेट करें, और अगर हम करते थे हमें बढ़ावा मिलता। तो पता चला कि हमारे सबसे बड़े भाई, दूसरे भाई, सुदर्शन भाई, सुरेश सबका भाई। नाम मैं चाहती हूँ कि लें और बताएं कि करके कि कौन हाँ, क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त पे। तो सबसे बड़े भाई सुदर्शन भाई तो नहीं रहे दुर्भाग्यवश। लेकिन वो रंगमंच की बात हो रही थी तो वो गांव में खूब नाटक वगैरह करने में बहुत आगे थे। और गांव में जो है एक संस्था बन गई थी, बाकायदा वाह नाट्य संस्था बन गई थी, प्रभात ड्रामेटिक क्लब वाह। बना था। लेकिन आपको ये जान के और भी सुखद आश्चर्य होगा, ये प्रभात ड्रामेटिक क्लब में कुमाऊं के प्रभात उप्रेती जी का नाम पे ही रखा गया। ओह। उन्होंने वहाँ विजिट किया था और बड़े इंस्पायर हुए थे लोग, तो उन्होंने, और हमारे एक भाई जो तीसरे नंबर के सुवर्ण भाई हैं, वो उनके शिष्यत्व में लंबा समय रहे थे। तो प्रभात प्रभात वैसे भी सवेरा और आशा का हाँ द्योतक है, लेकिन बिल्कुल ये भी बिल्कुल प्रभात है। बिल्कुल। उस समय में, मतलब ये 80 के दशक में नहीं, 70 के दशक में करना शुरू कर दिया था उन्होंने। वाह। और खूब हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं, वेशभूषा हो रही है, मेकअप हो रही है, जो भी है। वो तो तब कर रहे थे जब बिजली नहीं थी, गैस जला रहे थे, और बहुत उत्साह होता था लोगों में। फिर चौथे भाई सुमन, जो कि फिजिक्स के अध्यापक हैं, वो भी जुड़े, वो अपने कॉलेज में भी करते रहे, हालांकि वो थोड़ा पृष्ठभूमि के सपोर्ट में ज़्यादा रहते थे। और सुवर्ण भाई तो वो तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गए, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उन्होंने वहाँ की पढ़ाई करी, तो वो तो पूरा और उसमें चले गए। ओह एनएसटी से हाँ पूरा। जी, एनएसडी जिसे हम कहते हैं। और सुमन भाई हम सबको सपोर्ट करते रहे। फिर मैं सुभाष, मैं भी उसी में चला गया, और मैं भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के थिएटर एजुकेशन कंपनी ज्वाइन की मैंने। मेरा फोकस ज़्यादा रंगमंच के माध्यम से शिक्षा पर ज़्यादा हो गया, बजाय मंच पर नाटक करने के या एक्टिंग पे। उस पर हम अभी बात करेंगे। फिर सुरक्षा, मेरे बाद सुरक्षा हुए, सुरक्षा भी एक्टिंग में रहे, डायरेक्शन में रहे, अभी भी मतलब कर रहे हैं। और उनका तो डिज़ाइन सेट ये वो भी रहा। सुधा, हम सब भाइयों की एक बहन सुधा, वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही। हम सब लोग लगे रहे। जी। तो ये सारे भाई बहनों के नाम के आगे सु जो शब्द है, ये खास कुछ रणनीति के तहत था हाँ, इसकी मुझे मन। लगता है कि पिताजी, जिनका नाम सुरेंद्र था, सुरेंद्र अच्छा। सिंह रावत, पता नहीं वो चाहते थे कि ये सू के साथ काफी वो ऑब्सेस थे यार। मतलब उनको लगता था कि बच्चों के नाम में भी सू आना चाहिए, तो सारे हम सू, सारे ही सू से हो गए। हाँ। और उनका ये अनुरोध था कि हम लोग अपने बच्चों के नाम भी सू से रखें, और सारे भाइयों ने इसका ख्याल रखा। ओह। जो उनके बच्चे हैं वो सू से तो नहीं, फिर हमने कहा यार सौ या सौ ऐसे हाँ एस, हाँ एस आ जाए जरूर है, एस तो होना चाहिए। तो सभी के में। हाँ, तो मतलब उधर कहाँ से शुरू करूं मैं, मतलब सुलक्षण, सुलेख, सुनिधि और सुजय, ऐसे नाम सारे ऐसे सब चलते वाह। गए। अच्छी शाश्वत, क्या सब बात है। स से। तो अच्छी परंपरा है। ये कुछ अच्छा, हटके। उनको तो ये था कि गांव में अपना छोटा सा सेब का बाग है, तो उसका नाम सुबाग रखा। वो अपने अपने इस पूरे कुनबे को, उनको पसंद था कहना सुपरिवार। वाह 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 वाह। तो उनको ये ये था। मुकम्मल हो गया अंत हाँ में। हाँ, सुपरिवार। तो तो ये पिताजी कब कहानी। तक रहे, किस दशक में उनका? पिताजी तो अभी हाल तक रहे, 4-5 साल पहले। मतलब ये एक संयोग था कि वो कोरोना के समय में हमें छोड़ के चले गए, 20 में, 20 में।
पर कोरोना की वजह से नहीं, नहीं। मतलब वो संयोग बना कर तो ये कोरोना भयानक त्रासदी को वो नहीं देख पाए इससे हाँ, पहले। मतलब वो महसूस नहीं कर पाया, शुरू हो गई थी, हम्म। पर वो जो ये तो क्योंकि जी साल 2 साल तक जी जी। रही, पर तो वो माँ 20 तक माँ रहे। है साथ में। माँ वो गए तो हमें लगा था कि अब माँ पर ही सारा ध्यान देंगे, और माँ काफी साल अभी हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि माँ बहुत मूवमेंट चुस्त दुरुस्त रही हैं। लेकिन वो पिताजी के बिना नहीं रह पाई, और 3 महीने बाद वो 3 महीने भी, बाद। हाँ, मतलब बिल्कुल ओह। अविश्वसनीय था हमारे लिए। हम प्लान करे थे कि मम्मी के साथ अब ऐसा रहना होगा, क्योंकि मम्मी पिताजी, एक एज होती है उसके बाद पति पत्नी का जो साथ होता है ना, उसको कोई दूसरा नहीं भर सकता। तो एक चला गया, तो ऐसे कई हमने सुना था, लेकिन अब ये हम्म। महसूस किया हमने कि कैसे वो ब्लैंक हो गई थी, कैसे उनकी फोटो को देखती रहती थी, उनसे बात करती थी कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए टाइप में। तो वो ज्यादा समय रही नहीं, तो वो भी उसी साल में चली गई। ओह। तो ये दुर्भाग्य था जी। हमारा। तो अब बहुत सुंदर इस परिवार की कहानी हमने सुनी। तो मैं दोस्तों आप सबको सच में, मुझे तो बहुत आनंद आया सुनकर, और ये सू वाला जो था और अंत में सुपरिवार पर जो कंप्लीट हुआ, इस तरह की सोच होनी चाहिए। हम बीच में देखते हैं कि किस तरह के नामों का प्रचलन चला। आप धारावाहिक देख रहे हो तो आपने उसके आधार पर नाम रख दिया, लेकिन अब के दशक में कुछ नामों को लेके भी अच्छी क्रिएटिविटी हो रही है। हाँ, लोग काफी अच्छे अच्छे नाम रख रहे हैं, तो थोड़ा बिल्कुल। क्रिएटिविटी जीवन में इस तरह से होनी चाहिए। जी जी, तो अब सुभाष जी, हम लोग रंगमंच की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। कहाँ से शुरू किया आपने? पहला ड्रामा आपका कहाँ था? और कब आपको फिर लगा कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में रंगमंच को लेकर काम करना है? मेरा ख्याल है पहला ड्रामा तो जब मैं ये गांव में कुछ कर रहे थे, तो हम भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर लेते थे। हम्म। और मुझे याद आता है कि जब मैं छठी सातवीं में ही हूँगा, तभी मैं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का रोल भी मुझे दे दिया गया था। तो किया होगा, किया था, उनमें ही हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, रिहर्सल होती थी, उनका आनंद लेते थे। पर व्यवस्थित रूप से, अच्छा, पिताजी क्योंकि नौकरी में थे, तो हम यहाँ हाँ, वहाँ थोड़ा सा जाते शिक्षा के रहते बारे में थे। बता लीजिए कि कहाँ कहाँ आप लोग रहे। हाँ, मतलब हाँ। तो उत्तरकाशी जिले में ही अलग अलग जगहों में, भटवाड़ी जगह है, हम्म। और पुरोला जगह है। पुरोला में क्या, जो प्राथमिक विद्यालय है श्री गुल देवता के मंदिर के पास, वहाँ हमारी शिक्षा शुरू हुई। और वहीं के कॉलेज में गए, फिर विकास नगर जगह है वहाँ, और फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए नैनीताल आया, और अच्छा। डीएसपी कॉलेज में आया। वाह। तो ये पिताजी का था, ऐसे लगता हमें कि था। तो जब मैं 5वीं में ही था, तभी पहला नाटक लिखा था और डायरेक्ट किया था, मुझे वो याद है। आपने खुद लिखा था? जी, तो अच्छा। 5वीं वालों की विदाई होती है, वो सबसे ऊपर वाली क्लास है, तो हमने अपनी विदाई को और यादगार बनाने के लिए हमने कहा हम नाटक करेंगे। तो वो इंटरवल में नाटक कर रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं इंटरवल वाले टाइम में, और आखिरी दिन दिखा रहे हैं, चीजें जोड़ रहे हैं। वाह। वो एक अद्भुत अनुभव था, और याद है। ये 70 के दशक की बात है? 80 यस, 70 के दशक की बात है। हम्म। यस, मिड हम्म। 70s की बात होगी। हम्म। तो ये शुरुआत तभी हो गई थी जब मतलब 9-10 साल के थे, तब करना भी और करवाना डायरेक्शन भी जी। शुरू हो गया था। हम्म। और फिर ये सिलसिला चलता रहा। ये सांस्कृतिक गतिविधियों में सभी में दिलचस्पी थी, और लेकिन कुछ ऐसा होता रहा कि लगा कि इसी में ही जाना है, मतलब काम भी यही करना है, और सब कुछ यही है। तो व्यवसाय मतलब भी कोई, इसी हाँ, को जाना है। व्यवसाय भी यही है, यही नौकरी है, यही आनंद है। तो ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट में रहा? ग्रेजुएशन तो खैर मतलब ह्यूमैनिटीज में था। जी। अर्थशास्त्र और क्योंकि रंगमंच का कोई समाजशास्त्र ऑप्शन नहीं था इस तरह नहीं से था। कॉलेज में। नैनीताल में हम थे, चौथा जो है जनरल इंग्लिश जैसा था, लेकिन तो कॉलेज में भी रंगमंच कर रहे थे, वो सब था। और जब नैनीताल में थे, तो नैनीताल में जो थिएटर चल रहा था उसके संपर्क में आए। युगमंच जैसी संस्था तक क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है नैनीताल में। अच्छा, वो नाटकों 80s के में, उरूज का दौर शायद रहा होगा हाँ, खास करके। और जो जो कॉलेज में, डीएसबी कॉलेज में जो 80s में नाटक होते थे, उनका स्तर भी बहुत ऊंचा होता था। फिर युगमन जैसी संस्थाएं नैनीताल में थी, तो उस वातावरण में भी। फिर उत्तरकाशी में कला दर्पण शुरू हुआ। कला दर्पण नाट्य संस्था बनी, जो जिन भाई साहब का मैंने जिक्र किया, सुवर्ण भाई, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे नाटक किया। फिर ये हुआ कि एक संस्था ही शुरू हो गई, और वो संस्था आज तक चल रही है। उसको मतलब 87 में शुरू हुई थी, अब 27 में तो 40 साल हो जाएंगे उसे। तो फिर कला दर्पण उत्तरकाशी एक ऐसी जगह बन गई जहाँ निरंतर हम नाटक करते चले गए, बहुत अच्छे नाटक करते चले गए। वहाँ पे एक संस्कृति बनी कि नाटक भी कोई चीज होती है, नाटक भी गंभीर चीज भी हो सकती है। ये नहीं कि मतलब अच्छा ये नाटक वाले हैं टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
विद्यासागर नौटियाल ये लोग सब उस समय थे वहां पर विद्यासागर जी तो मतलब हम जानते थे, या हाँ। टिहरी में रहे हैं, हम उत्तरकाशी में रहे हैं, उनका अच्छा, अड्डा अच्छा। जो है अच्छा, टिहरी रहे हैं, या फिर उत्तरकाशी वो में एक कोई थे बड़े आदमी हमारे लिए वो थोड़े इतने बड़े थे कि हमारी उनके साथ सीधा संबंध नहीं था, पर हमें पता था कि कथाकार हैं, कहानियां हैं। नहीं, उत्तरकाशी के एक कोई व्यक्ति थे, मैं उनका नाम बोल रही हूँ, बड़े रंगमंच में, रंगमंच में नहीं, साहित्य के फील्ड में मतलब। मतलब उत्तरकाशी से तो हाँ, मुझे सबसे बड़े पहले मतलब पेन्युली हैं या कुछ ऐसे। लीलाधर जागोड़ी जी का ध्यान आता है, जो अच्छा, तो वो कवि हैं, अच्छा। उनको सब हाँ, जानते हाँ, हैं। हाँ। चलिए इसको पेन्युली, स्किप कर देते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। तो फिर कला दर्पण में लगातार काम होती रहा, टीम जुड़ती रही, तो और भी लोग तैयार किए होंगे रंगमंच में। बहुत कई सारे कई लोगों ने, पीढ़ियां कई पीढ़ियां निकली होंगी वहां से, 40 साल होने को हैं। कई पीढ़ियां भी कह सकते हैं, मतलब ऐसे भी हैं जो जिन्होंने वहां से रंगमंच शुरू किया था, वो आज रंगमंच का उनमें से कोई प्रोफेसर भी है। अच्छा। मतलब जिस समय दून विश्वविद्यालय में रंगमंच जो डिपार्टमेंट है, उसके हेड डॉक्टर अजीत पवार है, ओह। उन्होंने अपना सीखना कला दर्पण के साथ किया था। मतलब अच्छा। हमारे साथ हम सीनियर थे, वो हम्म, जूनियर थे, हम्म। तो हम बाल रंगमंच कार्यशाला कर रहे थे, वो वहाँ आए थे। फिर वो चंडीगढ़ में गए, वो बहुत मेहनती थे, चंडीगढ़ से उन्होंने एमए किया, फिर उन्होंने पीएचडी किया। फिर श्रीनगर गढ़वाल में उनकी नियुक्ति हुई, इस समय देहरादून यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो ये जर्नी भी है किसी किसी क्या सदस्य बात है, की। क्या बात है। और हमारी जर्नी आगे ये हुई कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक डिपार्टमेंट है, थिएटर इन एजुकेशन कंपनी, जो नाटक के माध्यम से शिक्षा की बात करता है। तो मेरी इच्छा हुई कि वहाँ जुड़े, क्योंकि वहाँ सुवर्ण भाई थे, और सुवर्ण भाई ने, बैरी जॉन एक शख्सियत हैं जो जिन्होंने उस डिपार्टमेंट, उनके डायरेक्शन में शुरू हुआ था वो थिएटर इन एजुकेशन कंपनी एनएसडी की, वो 10 दिन के लिए उत्तरकाशी भी लाए थे। और ये 91 की बात है, तब हम सीख रहे थे, हम नए नए थे, लेकिन हमने बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दिया था, ऐसे ही कि हमारे पास जो है हम बच्चों के साथ शेयर करें, जो भी अड़ोस पड़ोस के हैं ये सब। नहीं तो 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा और कुछ होता नहीं है। तो स्कूल से बाहर कोई जगह बने, पता नहीं कहाँ से ये बुद्धि आई, और उनके साथ काम करने लगे। फिर बैरी जॉन आए, उन्होंने हमारा काम भी देखा, हमारे साथ वर्कशॉप भी की। फिर उन्होंने हमसे कुछ ऐसे सवाल किए कि हमको अपने काम पर एक अलग नज़र डालनी पड़ी। उन्होंने, तुमने ये किया तो क्यों किया, ये खेल खेला तो क्यों खेला, ये तो हमने तो इतना सोचते नहीं थे। सोचना शुरू हुआ कि ओ, ये ऐसे ही नहीं है, बच्चे हैं तो कुछ भी करवा लो, कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हो। फिर चूंकि वो थिएटर इन एजुकेशन कंपनी से आए थे, फिर ये इच्छा हुई कि मुझे भी वहाँ जाना है, सीखना है। सन 2000 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 6 साल वहाँ रहा। तो फिर वो और अनुभव जुड़े, देश के विदेश के, क्योंकि वो कंपनी दिल्ली में तो काम करती थी, अक्रॉस इंडिया भी काम से आती थी, देश के बाहर भी जाती थी। तो कुछ बड़े मौके भी मिले कई जगह जाने के। तो वो जर्नी रही जी। तो शिक्षा को लेकर फिर किस किस तरह से काम किया? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के भी आप कुछ कोऑर्डिनेटर्स रहे हैं जी। रंगमंच के। हाँ बिल्कुल। तो चूंकि वो कंपनी ज्वाइन की थी जिसका नाम ही थिएटर इन एजुकेशन है, तो जो ये संभावनाएं देखती थी कि थिएटर एजुकेशन में क्या कर सकता है। थिएटर इन एजुकेशन एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, तो जो इंग्लैंड में शुरू हुआ था 60s में, और उसमें ये होता है कि बच्चों की भावनाओं, उनके मनोविज्ञान, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए नाटक बड़े लोग करते हैं, और फिर उनको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, या उनको सोचने के इश्यूज देते हैं, या उनके मन की बात वहाँ आती है, और वो पार्टिसिपेटरी होते हैं कि बच्चे भी उस नाटक का हिस्सा बन सकते हैं। बीच में कोई चरित्र उनसे बात करता है। तो टीआई का मूल स्वरूप तो ये है। आज तो थोड़ा बदल गया, मतलब कोई भी कुछ भी स्कूल में नाटक कर देता है तो वो उसको थिएटर इन एजुकेशन करता कहता है। लेकिन थिएटर इन एजुकेशन के बाकायदा इनको नाटक भी नहीं कहते थे, वो टीआईई प्रोग्राम कहते थे, जो प्लान्ड होते थे कि बच्चों को जाएंगे, कौन से इश्यूज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उनकी लाइफ के, कौन से इश्यूज हैं जिनके प्रति उनको संवेदनशील बनाना चाहिए। तो वो नाटक ऐसे होते थे कि उन बच्चे भी उन नाटक का हिस्सा बन जाते थे, अपनी बात रख पाते थे, ऐसे नाटक। तो ये तो नाटक का हिस्सा हुआ। फिर देखिए, जब हम कहते हैं कि नाटक के माध्यम से शिक्षा में क्या, तो हमको दो बड़े एरिया समझने पड़ते हैं। एक वो एरिया है, एक वो हिस्सा है जहाँ पर नाटक होते हैं, एक वो हिस्सा है जहाँ पे नाटक नहीं होते। तो लेकिन वो भी हिस्सा है। ड्रामा इन एजुकेशन और थिएटर इन एजुकेशन में भी हम फर्क करते हैं।
नाटक न हो करके भी बहुत सारा सीखा जाता है। व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विकास होता है, वहाँ नाटक नहीं किया जा रहा है, कोई प्रस्तुति नहीं हो रही है। वो एक प्रस्तुति परक हिस्सा है, एक प्रक्रिया परक हिस्सा है। ये प्रक्रिया परक हिस्सा और भी बड़ा है, जिसे आमतौर पे कम लोग जानते हैं। अगर हम एक महीने की कार्यशाला कर रहे हैं बच्चों के साथ, नाट्य कार्यशाला, तो यही तस्वीर बनती है आम आदमी को कि नाटक हो रहा होगा, एक्टिंग हो रही होगी। पर जिस TIE कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, NSD का, उसी की हर ग्रीष्म काल में 1 महीने की वर्कशॉप होती है और उसमें कोई नाटक नहीं होता। आखिर में हर दिन 5 घंटा चलती है वो वर्कशॉप। अब आप लगा लीजिए 1 महीना, हर दिन 5 घंटा, और आखिर में नाटक नहीं होगा। हाँ, नाटक नहीं, क्योंकि मकसद ही नहीं है। उसका मकसद है व्यक्तित्व विकास और सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक रूप से वो जुड़े एक दूसरे से। तो ड्रामा या थिएटर के जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो यूज किए जा रहे हैं, पर मकसद दर्शक को नाटक दिखाना नहीं है कि नाटक दिखाया, वाह वाह, मतलब वहाँ हमने अच्छी एक्टिंग की, इतना नहीं है। हालांकि जो नाटक होते हैं उनकी प्रक्रियाओं पे अगर हम ध्यान दें तो वहाँ भी बहुत लर्निंग होती है, लेकिन बिना नाटक किए भी प्रोसेसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, जहाँ पे बच्चों को रचनात्मकता, साथ में काम करना, अपने ऊपर और विश्वास जगना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना, इस पे फोकस होता है। ये टेंशन नहीं होती कि ये नाटक दर्शकों के लायक बना कि नहीं, ये नाटक में ये नहीं रहता, हावी नहीं रहता। हाँ, अगर 30 बच्चे हैं तो हमारा 30 में ध्यान है। जैसे ही हम नाटक जाते हैं तो उसकी ये सीमा है कि हम कहेंगे ये मेन रोल में जाएगा, ये उसमें जाएगा, थोड़ी झिकझिक नाराजी भी हो जाएगी, मुझे ये रोल। यहाँ 30 के 30 बराबर हैं और हर एक को क्रिएटिव चैलेंज मिल रहे हैं, हर एक को पूरा काम करने को मिल रहा है, हर एक को अपनी क्या कहते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल टेस्ट करने का या बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बड़ा क्षेत्र है। तो आपने सालों साल ये कार्यशालाएं लगाई होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। जिस अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का आप जिक्र कर रहे थे, वो इसीलिए ज्वाइन की थी, या हमें इसलिए लिया गया था कि हम ये बात शिक्षकों तक पहुंचाएं और शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचे। हम सीधे कितने बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, बहुत सीमित। जब सारे शिक्षकों को हम इक्विप करेंगे, ये बताएंगे कि ये नाट्य गतिविधियां या नाटक के टूल क्या क्या कर सकते हैं बच्चों में, तो एक अलग तरह से उनका टीचिंग होगा, बिल्कुल अलग तरह से होगा। तो वो एरिया ही बिल्कुल अलग है, जहाँ पे टीचर्स को लगता है मुझे तो एक्टिंग नहीं आती, मुझे तो ये कैसे होगा। तो हम कह रहे थे नहीं, वो जानना जरूरी नहीं है। जितना एक्टिंग हम सबको आती है और सब लोग करते हैं, उतने से ही काम चल जाएगा, उतना ही काफी है। इनफैक्ट नाटक से बाहर के लोग बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हैं, ज्यादा अच्छी कर लेते हैं। तो फिर कई सारे शिक्षकों को आपने क्रम दर क्रम जो है, बिल्कुल, तो वहाँ पे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में एक टीम थी और साथी थे, और उत्तराखंड भर के बहुत, क्योंकि वो सरकारी विद्यालयों के साथ काम करते हैं, तो उनके साथ हमने बहुत काम किया। हम मास्टर ट्रेनर भी बनाने लगे। अच्छा जी। जैसे नई शिक्षा नीति भी शायद इस तरह की कुछ बातें करती हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? बिल्कुल, नई शिक्षा नीति ने तो उस बात को और पुख्ता किया है। मतलब हम तो 2005 का जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रही है, वहां से बात हो रही है कि कलाओं को शिक्षा के केंद्र में लाना चाहिए, तब से बात हो रही है। लेकिन बात हो रही है, लिखा जा रहा है, रेकमेंड किया जा रहा है, पर इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है कि नहीं देख पाते हम उतना। तो अगेन मैं तो ऐसे देखता हूं कि इसने दोबारा से उन चीज़ों को रेखांकित किया है और समझाया है, और जितने छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनको नाटक ही नहीं, सारी कलाओं का एक्सपोजर दें। और अजीम प्रेम जी हम ये काम कर रहे थे कि आर्ट्स इन एजुकेशन की बात कर रहे थे। उसको नृत्य का एक्सपोजर कैसे मिले, उसको संगीत का एक्सपोजर कैसे मिले, नाटक का कैसे मिले, गायन का, हाँ मतलब संगीत में सभी कुछ आ गया, गायन भी, नृत्य भी। और इसके लिए भी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। हम जो शुरुआती कार्यशाला कर रहे थे, हमने 14 दिन की तो एक वर्कशॉप अल्मोड़ा के पास बिनसर में की थी, जिसमें हिंदुस्तान भर से टीचर आए थे। बिनसर की इस वर्कशॉप, ये एक मॉड्यूल बनाया था हमने कि बेसिक इतना तो पता होना चाहिए। हालांकि वो ड्रामा इन एजुकेशन की फाउंडेशन थी। तो मुझे लगता है ऐसी हमारी जो ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, उसमें हिस्सा बनना चाहिए इसको। और ड्रामा ही नहीं, सारे आर्ट्स। मैं ये कह रहा था कि उसमें स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। मैं संगीत कैसे सिखाऊंगा, मैं नृत्य कैसे सिखाऊंगा, संगीत तो बाद में आएगा सुनीता जी। पहले तो
ध्वनि आएगी, मधुरता आएगी, उसकी समझ की बात करो ना, उनकी ही पसंद की बात कर लो। उन्हें कौन से गीत पसंद है, आपको नहीं आता गाना, उन्हें आ सकता है। आप कैसे उनको स्पेस दें, साउंड्स के प्रति कैसे आप उनको अवेयर करेंगे, उनको कैसे ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं, फिर वो तो कौन ध्वनियों पे ध्यान देते भी हैं कि नहीं? ध्वनियों पे ध्यान हमारे देते भी हैं कि नहीं। कितनी ध्वनियां गुजर जाती हैं, लेकिन हम हाँ, फोकस कई बार नहीं करते हैं। पर जब ध्यान देते हैं तो पता चलता है ये आवाज मुझे अच्छी लगती है, ये चिड़िया की हाँ, ऐसी आवाज, या यहाँ मंदिर की घंटी की आवाज हो सकता है किसी को बिल्कुल। बहुत अच्छी लगे। ऐसे ही साथ में ऐसी आवाजों पे बहुत शुरुआती टाइम में हम जी, बात जैसे करते मैं हैं जब कि रेडियो में जुड़ी तो उसके बाद ही मैंने भी इन पर ध्यान देना शुरू किया। हाँ मैंने फोले हाँ, फोले आर्टिस्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा देखा, तो फिर मुझे जिज्ञासा बढ़ी, तो फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे कैसे कि जब हम क्रिएट करते फिल्मों पे, हैं। जब चमड़े के जूते के चलने की अलग आवाज है, स्पोर्ट्स शूज की अलग आवाज है, गेट खुल रहा है, किवाड़ खुल रहा है तो उसकी एक चर्र की आवाज है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना तबीयत खुश हुई उसको देख के कि, और फोले आर्टिस्ट का जो कमरा होता है वो एक कबाड़ सा कबाड़ कमरा होता है, खाना, वहां सब पुरानी चीजें होती हैं जिनसे वो ध्वनियां बनाते वो हैं। बड़ी जबरदस्त तो रचनात्मकता लगा है, कि क्या बड़ा दुनिया है मजेदार है, वाकई। मजेदार है। हाँ, तो अब आप चूंकि ऑडियो पर आपका काम ज्यादा है तो जाहिर है कि आप उन चीजों पे ध्यान तो देते आम होंगे। आदमी अगर इसको समझे तो जी भी सकता है, और वो मतलब नहीं तो उसकी कितना दुनिया दिलचस्प बदल है जाएगी। ये फोले वाली चीज, अगर बच्चों हाँ। के साथ की जाए तो धीरे धीरे तो वो तो कोई और कमाल कर देंगे जो हम नहीं हम्म। सोच रहे हैं। हम्म। उन हम ड्रामा की क्लास में रेडियो नाटक बनवाते हैं जहाँ कोई नहीं दिखेगा, आप पर्दे के पीछे हैं, लेकिन आप सब कुछ कर रहे हैं, वो साउंड, तब वो सारा साउंड पे फोकस हो जाता है हम्म। कि वो आवाजें कर रहे हैं, वो अधड़ाम हो गया, बर्तन गिर गया, खांसी बिल्कुल। आ रही है, तो कैसे कैसे स्टेप। बिल्कुल। तो अभी का सुभाष जी, आप देखते हैं कि अभी का जो पूरा दौर है, इतनी छवियों का दौर है, इतनी इमेजेज हैं कि लगातार हम थक चुके हैं, हमारी आंखें थक चुकी हाँ, हैं इमेजेस जी को जी देख जी देख के। जी। तो अब आपको लगता है कि जैसे आपने खुद भी पॉडकास्ट शुरू किया, तो अब ऑडियो का एक दौर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि नाटक, थिएटर, इनका एक दौर लौट के आएगा अभी, जहां हम सुकून से आवाजों को सुनना चाहेंगे, छवियों को मेरा किनारे करके। छवियों को किनारे कर पाना शायद मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, हाँ। लेकिन अगर ऑडियो वाले लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम्म। तो वो, और कर भी रहे हैं लोग काम, आपका हेलो हल्द्वानी भी कर रहा है, अगर मतलब आवाज आती है और एक मीठी सी आवाज आती है हेलो हल्द्वानी, और आपका स्वागत, तो लगता है कि सुना जाए। और सुनने का सबसे अच्छा ये है कि इसमें बाध्यता नहीं है कि आप आंखें एक स्क्रीन पे गड़ा के रखें, और सिर्फ सुनकर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत रचनात्मक मटेरियल जा सकता है सबके पास। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर हम ये कहेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसको और पहुंचाने, इसमें इतना जबरदस्त मटेरियल हो कि लोग कहें कि मैंने नहीं सुना, वो मिस कर दिया। मिस कर दिया। ये हमारी कमी है बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम जैसे आपने शिक्षकों विजुअल को में फिर अटक तैयार गए। किया, आपने बिनसर कार्यशाला के बहाने, या और भी कई सारी कार्यशालाएं ली होंगी, जी उनका रिस्पांस कैसा होता है? वो भी खुश होते हैं इस पूरी दुनिया को जान के, बिल्कुल, या आपने या ये लगातार एक बर्डन भी है उनके ऊपर कि क्या क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, ये अब नए नियम हाँ, आ गए, ये नए आ गए। मुझे याद है बिल्कुल कि बिल्कुल। सतत मूल्यांकन को लेके बड़े परेशान होते थे एक टाइम पे कि अब हम्म, क्या मतलब, तो क्या है उनका रिस्पांस, कैसा है? मतलब अच्छा सवाल है ये आपका। जब वो कार्यशाला की शुरुआत में आते हैं तो उन्हीं बोझ से दबे हुए, कहाँ कार्यशाला में भेज दिया, अब ये भी कार्यशाला, एक और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हमें तो पढ़ाना था। वो बात अलग है कि कितने टीचर पढ़ाना चाहते हैं सचमुच में, पर कार्यशाला 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की कार्यशाला के बाद उनका ये होता है कि आज तक क्यों नहीं बताया गया ये सब। ओह। हमने कितने बच्चों को दुत्कारा होगा, निराश किया होगा, कितनों की रचनात्मकता को मारा होगा, क्योंकि हम ही अवेयर नहीं थे, क्या हम ही बात है। संवेदनशील नहीं थे। जब वो ये स्वीकारोक्ति करते हैं तो लगता है कि इन्होंने समझा है कि कहाँ कहाँ, क्योंकि हम तो बिल्कुल रहे कि ये चैप्टर है, ये सवाल है, ये जवाब है, ये एग्जाम है, वाह वाह क्या नंबर आए। पर उसके बीच में बहुत कुछ घटित हो रहा है, बच्चे की जिज्ञासाएं, उसकी कल्पनाएं, उसकी भावनाएं, इनका ख्याल कौन रखेगा। आर्ट्स बहुत सशक्त तो माध्यम पूरी तरह बनते से हैं। रूपांतरित होके वो शिक्षक वहां से निकलता है, हाँ, मतलब ट्रांसफॉर्म काफी होके। कुछ ध्यान जाता है उसका। कई तो कहते हैं मैं तो अब रिटायरमेंट के नजदीक हूँ, मैं वहां हूँ, और ये आप 25 साल की ट्रेनिंग में ये बातें क्यों नहीं हुई। तब हमें लगता है कि जो नीति निर्धारक हैं उनको क्यों नहीं पता चलता ये सब, और पता चलता है तो बनता है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2020 जिसकी जिक्र आपने की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे अभी भी सुपरफिशियल है। जो प्राइवेट स्कूल है उनको कोई भी सस्ते लोग चाहिए, 15-20 हजार में काम कर लें, जितना भी आता है उन्हें, ये ड्रामा वाला है, ये डांस वाला है, कर लो। और सरकारी स्कूलों में तो हमारे पास अभी ये प्रावधान ही नहीं है कि वहाँ कोई थिएटर टीचर हो,
आर्ट टीचर जरूर हो सकते हैं मिडिल क्लास में शायद। ड्राइंग वाले जिसमें हम 4 रंग का 8 रंग का गोला पहले से बनाते थे, फिर साड़ी का किनारा बनता था, उसकी भी लिमिटेशंस उतनी होती थी। फिर हमारे टाइम पे तो आर्ट इतना ही सिखाया जाता था। हाँ बिल्कुल, या वो 2-3 पहाड़ बीच में से सूरज, उगता सूरज, नदी, झोपड़ी, ये सब। लेकिन इतना कुछ है एक्सप्लोर करने को, बहुत मजेदार। और जहां तक प्राइमरी की बात है, आर्ट्स के जरिए ही बहुत कुछ सिखा सकते हैं। मतलब कुछ एजुकेशनिस्ट तो ये कहते हैं कि प्राइमरी में तो कुछ मत कराओ, आर्ट्स करवाते रहो। वो गणित भी सीखेगा, भाषा भी सीखेगा, सामाजिक विज्ञान भी सीखेगा, इसी को सब करते हुए। तो ये चीज पता नहीं कब हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे, ला पाएंगे, या हमारे शिक्षा निर्धारकों को पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। पर अगर कोई भी कहीं भी ये बात को सुन रहा हो, और खासतौर से उत्तराखंड में, तो हम कर सकते हैं ये काम कि कैसे कला हमारी शिक्षा को और भर सकती है और संपूर्णता की ओर ले जा सकती है। क्या बात है। क्या ये चीजें हायर एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं। उच्च शिक्षा के संस्थान में बैठे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के शिक्षकों को भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग मिले। अरे मतलब एक तो सबसे पहले एक ड्रामा सोसाइटी नाम की चीज होती है यूनिवर्सिटीज में। अच्छा। है ना, ड्रामा सोसाइटी होती है, उसमें हो सकता है साइंस वाला हो, उसमें कोई वाला हो, वो अप्लाई कर रहा है कि मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, दिल्ली की KMC जो कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज है, उसकी संस्था है द प्लेयर्स ड्रामा सोसाइटी का नाम है। और ये हिंदुस्तान भर में जानी जाती है अपने कामों के कारण। एक तो पॉपुलर ढंग से कहें तो कहेंगे कि भाई अमिताभ बच्चन से लेके सतीश कौशल और जीशान यहीं से निकले हैं, पर वो थोड़ा मार्केटिंग वाला हो सकता है। निकले हैं नहीं, हाँ ये तो वहीं से निकले हैं, पर वो तारीफ नहीं है इसकी। तारीफ ये है कि यहाँ से जो निकले हुए लोग हैं वो जीवन में कुछ और करने, जिस भी फील्ड में गए हैं, तो उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, तार्किक सोच है, रचनात्मकता और दूसरे लेवल की है। जरूर नहीं कि वो नाटक में जाएं, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं, मतलब प्रोफेसर केवल अरोरा जैसे लोग हैं जिन्हें मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, वो सबसे पहले तो ये भ्रम तोड़ते हैं कि नाटक सिर्फ एक्टिंग नहीं है, वाहवाही नहीं है। तो मंथन होता है, विचार होता है, ये नाटक तुम्हें पसंद आया, क्यों आया, इसके चरित्रों के, इसके कथानक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो थोड़े हल्के फुल्के लोग होते हैं, जो सिर्फ एक्टिंग और पता नहीं मैं भी कुछ चमक जाऊंगा हीरो में, उनका बहुत जल्दी तोड़ देते हैं वो ये सब नशा। फिर जिनको सचमुच गुरु ने, उनको पता ही नहीं, उन्हें लगता है खाली नाटक एक्टिंग है, लेकिन ये पूरी एक जीवन शैली है, जीवन में सोचने की समझ पैदा करने की, अगर वो ठीक ढंग से करे। तो यूनिवर्सिटी में ड्रामा सोसाइटी होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 4 साल का BLED कोर्स है, जैसे हमारे यहाँ B.Ed M.Ed होते हैं, BLED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उसमें फर्स्ट ईयर में ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड ईयर में भी ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में स्टोरी टेलिंग है। फर्स्ट ईयर का ड्रामा आपको खुद से ड्रामा को समझने के लिए है कि ड्रामा मुझ पे क्या असर करेगा। तो मैं वहां पे 3-4 कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जब ड्रामा से इंट्रोड्यूस होते हैं, उनका भी फिर यही कहना होता है, आज तक हमारे स्कूल लाइफ में ये क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब वो ओपन अप हो जाते हैं, खुल जाते हैं, अपनी बात रखने लगते हैं, उनका नजरिया बदलता है आर्ट के प्रति, ड्रामा के प्रति। थर्ड ईयर में उनके साथ काम होता है कि हाउ टू यूज ड्रामा एज अ टूल इन योर क्लासरूम। टीचिंग एंड लर्निंग में ड्रामा क्या कर सकता है, आपके लेसन में क्या कर सकता है, टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने में क्या कर सकता है। तो ये जब BLED में हो सकता है, तो बाकी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है मुझे नहीं पता। हमारे वहाँ भी स्पेशल B.Ed है, M.Ed है। अच्छा। और नॉर्मल B.Ed M.Ed है। तो B.Ed M.Ed में तो अब जरूरी भी हो गया है कि आर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात होती है। अच्छा, NEP में। हाँ। अच्छा। उससे पहले से है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इसका हिस्सा है, मतलब B.Ed का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन हम समझते नहीं है। और पता नहीं, मतलब वो खाना पूरी जैसे हो रही है, क्योंकि मैंने तो दिल्ली में देखा है कि बुला लो किसी को, वो नाटक वाला है, उसको ये सेशन करवा दो, ये 5-6 सेशन इसके होने थे, वो उसका महत्व ही नहीं समझ रहे हैं। पर अगर जो अच्छा काम करने वाला जाता है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि वाह, ये मुझे मिला कुछ नया, मेरी ये दृष्टि बदली। तो B.Ed जो एजुकेशनल वाले हैं उनको तो मस्ट है ये, बाकियों को भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफी सारे ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर बनाए जाने की जरूरत है, जो आसान पहला जो स्टेप हो सकता है। बच्चों तक पहुंच हमारी होने के बजाय उस वाया टीचर हो तो ज्यादा बेहतर है। तो हमें टीचर्स को ट्रेन करना है, वो उच्च शिक्षा हो, वो बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो, कहीं पर भी। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। और यहाँ तक कि जो प्लान कर रहे हैं उनको भी या तो कहीं देखना चाहिए या उसका हिस्सा बनना चाहिए। जैसे
अजीम प्रेमजी में हमने प्रिंसिपल्स के साथ भी काम किया, हेडमास्टर के साथ भी काम किया। अगर वो समझे तो पूरा उसके स्कूल का माहौल ही बदल जाएगा। ऐसे ही हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वाइस चांसलर, ऐसे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो अगर समझें तो शायद कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं, वो उसके आप परतें देख पाते हैं। विश्वविद्यालय को आप शेप दे सकते हैं उसी अनुसार। बिल्कुल, और बहुत कुछ हो सकता है। मतलब यहाँ पे मास कॉम भी तो होगा ही मेरे ख्याल है बिल्कुल, क्या? बिल्कुल, हाँ, मास कम्युनिकेशन तो है। उसका हिस्सा थिएटर भी है क्या मुझे नहीं मालूम, पर सिर्फ थिएटर ही हो, जरूरी थिएटर नहीं होने के बावजूद भी थिएटर और ड्रामा हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, एक क्या कहते हैं उसको, इलेक्टिव कोर्स भी हो सकता है कि 3 महीने इंट्रोड्यूस कर दें कि कोई भी आ सकता है इसमें, इंट्रोड्यूस तो करें कहीं से, तो फिर मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो कुछ और ही है। क्या बात है सुभाष जी, बहुत तबीयत खुश हुई सुनकर जानकर, बहुत मजा आ रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि हर शिक्षक तक पहुंचे ये बातचीत भी सब लोग सुने। और आज शिक्षक दिवस के श्रोताओं मैं आपको बताना चाहती हूँ, शिक्षक दिवस के मौके पर ये बातचीत हो रही है, तो इससे बेहतर और क्या होगा कि हमारी शिक्षा, हमारे शिक्षक का काम यही नहीं है कि वो अपना पाठ्यक्रम पूरा कर दें। गिजू भाई बधिका जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं। ये शिक्षा है कि हम कला, आर्ट, रंगमंच के जरिए कैसे हम उनको अपनी शिक्षा दे सकें। तो आपके काम का और अभी आजकल क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हैं? ऑनलाइन माध्यम से कुछ आप कर रहे हैं? हाँ, पैंडेमिक टाइम आया तो ये सब बंद हो गया था, लोग घरों में चले गए थे, तब हमने शुरू किया था ऑनलाइन स्कूल ऑफ ड्रामा। और शुरू किया था और हमारा फोकस रहा कि जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ कुछ तो हो सके। और आपके जान के खुशी होगी कि हमने 1 साल तक हर संडे बच्चों के लिए फ्री क्लासेस की थी, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, न कहीं खेलने जा रहे हैं, न दोस्तों से मिल पा रहे हैं। तो ऑनलाइन माध्यम में वो कहीं से भी जुड़ सकते हैं, बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो ऑनलाइन को कैसे अर्थपूर्ण बनाया जाए, सार्थक बनाया जाए, मज़ेदार बनाया जाए, इस पे काफ़ी काम किया हमने 1-2 साल। और हमें यकीन हो गया कि ऑनलाइन में भी बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोग कंपेयर करते हैं कि नहीं नहीं मतलब खासतौर से गाना तो सिखा सकते हैं, डांस भी सिखा देंगे कि आपने इधर से एक्शन किया, उधर से उन्होंने फॉलो किया, नाटक कैसे हो सकता है? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी जो हम आमने सामने करते हैं उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो ऑफलाइन हो नहीं सकती। उदाहरण के लिए हमारी कक्षा में एक असम का बच्चा है, तो एक मुंबई का बच्चा है, तो एक ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ा है, एक मस्कत से जुड़ा है। ये ऑनलाइन क्लास में ही हो सकता है। आप बाउंड्रीज ही नहीं है, कहीं से भी बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। वो तो ऐसा हुआ? हाँ हुआ। अच्छा। वो ही बता रहा हूँ मैं, जो हुआ कि उस क्लास में एक असम से भी है, मुंबई से है, दिल्ली से है, मस्कत से है, ऑस्ट्रेलिया से है। उस क्लास में होने का अनुभव ही अलग है, ये आपकी ऑफलाइन में नहीं हो सकता। लेकिन फिर ऑनलाइन में क्या गतिविधियां कर रहे हैं, क्या अब ऑनलाइन में भी आगे बढ़ गए हम। इसमें सिर्फ भाषण नहीं होता, इसमें एक्टिवली हो सकता है। वो हमने किया, हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स हैं, वीडियोस हैं, सब हैं। तो उसके बाद हम ऑनलाइन में काफ़ी कुछ करना है, बच्चों के लिए नहीं, हमने बड़ों के लिए भी किया। और उन बड़ों को मौका मिला जिनके मन में कभी था कि थोड़ा अभिनय करना है, मैं भी करता। तो फिर बड़े लोग जुड़े। हमने कहा आप 18 के हों या 80 के हों, आप आ सकते हैं। तो आप 80 के नज़दीक के लोग भी आए और 20 वाले भी आए, और एक ही क्लास में हैं वो। क्या बात है। और उन्होंने परफॉर्मेंस किए, है ना, ऑनलाइन परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस हम कह रहे हैं कि अब ये लाइव जा रहा है जी, देखेंगे लोग। वो थ्रिल था, वो अलग ही था। मतलब रिटायर्ड फौजी ऑफिसर भी उसमें शामिल है, कोई MBBS की तैयारी कर रहा है, लेकिन कहीं उसको था कि मुझे नाटक भी करना है। कोई कॉलेज स्टूडेंट भी था, कोई गृहिणी भी थी। मुझे याद आता है कि नाम भूल गया मैं उनका। उनका तो ड्रीम था कि मैं करूं, उनको ये मौका मिला। उन्होंने कहा मैं तो कब से चाहती थी कि मैं तो घर में ये देखती पर ये कहीं जा नहीं पा रही थी। तो एडल्ट्स के लिए भी उसने काम किया। अभी हम 1-2 कोर्स चलाते हैं। अच्छा। उसमें ड्रामा से रिलेटेड चलाते हैं। अच्छा। अब एक कोर्स के एक्सपर्ट जो हैं, पेड कोर्स हैं। पेड कोर्स हैं। अच्छा, है ना? कितने महीने के हैं? ये टीचर्स के लिए है या इनोवेटिव टीचर्स के लिए है, या जो ड्रामा इन एजुकेशन में है। तो एक कोर्स है मेंटल ऑफ द एक्सपर्ट, उसे कहते हैं। वो एक मेथोडोलॉजी है ड्रामा इन एजुकेशन की, क्लासरूम में पढ़ाने की। 3 महीने का होता है, संडे को होता है। ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन होता है। अच्छा। मतलब अभी शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। अच्छा। और उसके जो टीचर हैं वो इंग्लैंड के हैं। अच्छा। तो ये बताइए, ये तो ऑनलाइन ही होगा ना। उनको हम यहाँ बुला लें क्या इंडिया में? और उस फील्ड के वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं दुनिया के। उनको इंगेज किया। पैंडेमिक टाइम में उनसे परिचय हो गया था। पैंडेमिक टाइम में जहाँ भी सीखने को मिलता था हम चले आते थे, वहीं कहीं वो भी मिल गए। आज वो ऑनलाइन स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े हुए हैं। ऐसे और लोग भी हैं। तो
ऑनलाइन स्कूल ऑफ ड्रामा कुछ न जी। कुछ कर तो रहा कितने है। कोर्सेज हैं? 2 कोर्सेज अभी चल रहे हैं, 3-3 महीने के? हाँ नहीं, ये अभी एक ही चल रहा है। एक चल वो रहा है। कभी बच्चों के लिए हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जी। जॉय ऑफ एक्टिंग, कभी बड़ों के लिए, वो जी। रेगुलर नहीं है जी। अभी। अगर आम हमारे श्रोताओं में से कोई करना चाहे तो कहाँ से वो कैसे कनेक्ट हो सकता है? सबसे पहले तो फेसबुक में हाँ, पेज है ऑनलाइन स्कूल ऑफ ड्रामा, ओके। उसको वो फॉलो या ज्वाइन हाँ, करेंगे तो वहां से तो उनको जानकारी मिल जाएगी। जानकारी मिलती ऑनलाइन रहेगी। स्कूल ऑफ ड्रामा ऑनलाइन फेसबुक पेज है, जी जी, चैनल भी है? नहीं। चैनल भी है जिसमें वो पॉडकास्ट जिसकी हम बात कर रहे जी थे, जी जी आर्ट्स एंड लाइफ विद शुभा, यूट्यूब चैनल भी ऑनलाइन जी स्कूल ऑफ जी ड्रामा जी का। जी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम खुद भी इसको ज्वाइन करें, सीखें पहले, तब हाँ, हम रेडियो के जरिए मुझे और लगता लोगों है को कि सिखा सकते हैं। ये जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी वो भी तो उसी ख्याल से भी है, वो भी हाँ तो डिस्टेंस लर्निंग, ऑडियो वीडियो सब इस्तेमाल कर रही है, हाँ, उसी का बिल्कुल। एक स्वरूप है ऑनलाइन स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी चीज एक्चुअली, क्या बात है, क्या है बात ना। है। हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में भी इस तरह का कोर्सेज आए। हाँ, इस पे काम किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ऑनलाइन फ्रीलांस आपका काम है अभी इस वक्त पे, जी, और कई सारी संस्थाओं को आप सहयोग करते हैं जहां जहां बन इस पड़े। समय मैं जो हल्द्वानी आया हुआ हूँ, जब हमारी ये बात हो रही है तो जी। आईटीआई हल्द्वानी के टीचर्स के साथ हम काम कर रहे थे। ओह। मेधा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी मेधा फाउंडेशन, जी। तो बहुत मजेदार था। हम वो तो उनके फैसिलिटेशन स्किल डेवलपमेंट पे था, हम्म। लेकिन मैं एज अ फैसिलिटेटर ड्रामा के टूल्स यूज करता हूँ, तो आप उनके अनुभव सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह, आपको मैं शेयर करूंगा अच्छा। कि वो वर्कशॉप के आने के शुरू में क्या थे और लास्ट में उन्होंने मतलब क्या बोल रहे थे वो। वाह। तो ये मतलब है, ड्रामा, रंगमंच, थिएटर हर कहीं अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, किसी फैसिलिटेशन भी के लिए तो अनुशासन में, या किसी भी ट्रेनिंग बिल्कुल में जी, कोई ट्रेनिंग के लिए तो बाउंड्री नहीं बहुत है ही बड़ा उसकी। जी, बहुत सारे उपयोग है, मतलब उसके बड़ा हम्म एरिया है बिल्कुल बिल्कुल। तो फैसिलिटेशन। थोड़ा सा हमारी चीजें छूटी हैं, मुझे लग रहा है काफी बातें हो चुकी है, अभी जी सिलसिलेवार जी चलती रहेंगी बातें। हाँ लेकिन जी। कौ से कविता जो अभियान आपने शुरू किया, बड़ा हम्म। सुंदर सा कैची नाम है एकदम, इसकी हाँ, कहाँ से उपज हुई और कब ये शुरू हुआ? कौसे कविता अप्रैल 2016 में, जिसे अब हम कविता कारवां बोलने लगे हैं, कुछ तकनीकी वजहों से, हम्म 2016 में देहरादून में शुरू हुआ। आ, 3 साथी थे वहाँ पे, मतलब तीसरा मैं था, प्रतिभा और लोकेश्वरी। और ये वक्त इसकी खूबी है कि यहाँ पे लोग अपने क्या कहते हैं, अपनी पसंद की कविताएं सुनाते हैं, बहुत इनफॉर्मल ढंग से अपनी पसंद की कविताएं। अपनी खुद की कविताएं नहीं, किसी और की अपनी पसंद की हाँ, तो ये कविताएं। खास बात है कि भाई अपनी लिखी भी नहीं, हम्म अपनी लिखी का जो मोह है ना सुनीता हम्म जी, वो किसी और की सुनता नहीं फिर। हम्म तो अपनी वाली के लिए तो बहुत प्लेटफॉर्म है यहाँ, हम्म जिन कविताओं ने आपका दिल छुआ है, जिन कविताओं ने आपको कुछ दिया है, कुछ ताकत दी है, कुछ प्रेरणा दी है, कुछ नहीं तो कुछ सुकून दिया है, कुछ प्यार दिया है, पता नहीं कौन सी आपकी भावनाओं को शब्द दिए हैं, ऐसी कोई भी कविता जिसे आप अपने दिल के करीब रखते हैं, वो आप औरों से भी साझा करें। जी। और जब 2016 में पहली बैठक हुई थी, तब मुझे खुद को लगा था, इसलिए मैं इससे बहुत गहरे से जुड़ गया। 10 लोग थे, 9 लोगों ने जो कविताएं, हर एक ऐसी लग रही थी, हाँ ये मैंने तो पढ़ी नहीं, मोती कितनी बिल्कुल। खूबसूरत है, ये कितनी। तो मुझे बैठे बिठाए उनके खजाने से 9 और कविता मिल गई, एक मैं भी ले गया था, लेकिन 9 और मिल गई मुझे, और मेरा दायरा खुला। उसके बाद तो मैंने, जैसे बुक फेयर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो कविता वाले सेक्शन को मैं छोड़ के आगे बढ़ जाता था, अब थोड़ा रुकता हूँ क्या अब बात है। रुकता हूँ। और हमें ऐसे बहुत लोग मिले, और ये हेलो हल्द्वानी में कहने के लिए तो ये और भी गर्व हो रहा है मुझे, हमारे उत्तराखंड के हर जिले में कविता कारवां की यूनिट है। ओह वाह। और हम कुछ साथी, पागल से साथी, जिसमें भास्कर जी हैं और हेमपंत हैं, ऐसे कुछ साथी थे जो गए, यहाँ भी शुरू करना है, वहां भी शुरू करना है। तो हर जिले में इसकी यूनिट है? हर जिले में है, जी। कहीं कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, जी, लेकिन लेकिन और है। मजे की बात ये है कि हर जिले में जब भी शुरू हुआ मैं वहां गया हूँ। ओह, तो ये संबंध है, क्योंकि ऐसा जुड़ाव हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कार्यक्रम चलता है कविता संसार, अच्छा और स्त्री रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग एक वो भी है। जी। तो 2 तरह के हमारे कार्यक्रम हैं, और अच्छा। कुमाऊनी अगर कविताएं हैं तो घुर गुगुती घूर करके एक है। हाँ तो 3 सेगमेंट हैं कविताओं के हमारे वहाँ। अच्छा, तो हम वाह। चाहेंगे कि कविता कारवां की टीम हर जिले से हमें हाँ। कुछ भेजे, अच्छा, तो हम बढ़िया, अपने बिल्कुल श्रोताओं को सुना बिल्कुल पाए। तो आप ये मैसेज दे दीजिएगा पूरे जिले भर में। बिल्कुल। तो वो कैसे भेजेंगे? टेक्स्ट भेजेंगे हाँ, आपको? वो ऑडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज ऑडियो सकते हैं? फॉर्मेट भेज हाँ सकते हैं। हाँ अपना बैठे हैं जिस दिन कविता जी कारवां की कोई बैठक चल रही है, जिस दिन कविताएं पढ़ी जा रही हैं, जी। तो उसको बस रिकॉर्ड कर लें और हमें भेज ये दें। तो बहुत अच्छा है, बैठकें होती रहती हैं, कहीं जी ना कहीं होती रहती हैं। जी। तो हर जिले से हमारे पास कुछ न कुछ आते रहेगा, तो हमारा भी अच्छा रहेगा हमें। मेरी कविता कारवां का दायरा मतलब काफी बड़ा है। ये तो उत्तराखंड में है, तो वो कुछ साथी दिल्ली में है, कोई लखनऊ हाँ में है, कहीं। तो कविता कारवां
नाम से भी पेज है एक फेसबुक, जिनको जुड़ना है तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। वहां हम किसी से भी कहते हैं कि अपनी पसंद की कविता का वीडियो बनाओ, हम पोस्ट करेंगे, तो वो भी चलता रहता है। जी जी जी, तो हम भी जुड़ना मुझे चाहेंगे मिलिंद उससे। याद आ रहे हैं ये बात करते हुए, पिथौरागढ़ के मिलिंद हैं, बहुत एक्टिव हैं, जो वो पेज को देखते हैं, ऋषभ हैं। अच्छा, तो ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है आपके कविता के, जी। और हम जोड़ेंगे लोगों को। बिल्कुल, हम भी जुड़ेंगे कविता कारवां से बिल्कुल और आप बिल्कुल, भी जुड़िएगा। स्वागत है। तो चलते चलते क्या आप कहना चाहेंगे, पूरे हमारे हल्द्वानी के लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं और आज हमारा मुख्यमंत्री जी के हाथों हमारा ऐप भी लॉन्च हुआ है हेलो हल्द्वानी का। तो अभी देश भर में, दुनिया भर में जो बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं इंटरनेट के आने के बाद से, तो वो हमारा रेडियो भी बहुत लोग सुन पाएंगे। तो उन बिल्कुल। तमाम लोगों के लिए आपका आज शिक्षक दिवस के मौके पर रंगमंच के हवाले से क्या संदेश है? मतलब सबसे पहले तो मेरी इस बात की हम सबको बधाई हो, और ये आप ही लोगों के प्रयास होंगे कि आपने इसको इतना महत्वपूर्ण बनाया, इतना अच्छा काम किया कि ये जरूरत महसूस हुई कि ऐप बने, और आज ऐप है, तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। बहुत बधाई आपको। शिक्षक दिवस से रिलेटेड मैं क्या कहूँ, ये कह सकते हैं कि शिक्षक होना तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं परसों खबर देख रहा था कि एक टीचर 75 दिनों से स्कूल नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया में एक्टिव थे। तो अभी सोशल मीडिया में बच्चों को क्या करेंगे, अगर मैं कैसा यूज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत जरूरी जगहों पे नहीं जा पाते, लेकिन सोशल मीडिया में देखे जाते हैं। हेलो हल्द्वानी के माध्यम से खास बात तो यह है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे जो हमारा खास है, और उसमें हेलो हल्द्वानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गढ़वाल में, कुमाऊं में, उत्तराखंड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे रूबरू कराते रहे हैं आप, और हम आपस में संवाद के पुल अधिक से अधिक बनते रहें। यही मेरी इच्छा है आपसे बात करते हुए। क्या बात है, क्या बात है। हमारे अभी नए जो वाइस चांसलर हैं, उन्हीं का विजन है ऐप का सारा। हाँ, और वो ही रेडियो के व्यक्ति रहे हैं, पत्रकारिता के व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं। विश्व हिंदी सम्मेलनों में 5 सम्मेलनों में शिरकत की है, संघाई विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं। तो अंतर जो सांस्कृतिक संबंध है देशों के बीच में, लोगों के बीच में, उनको समझते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनकी पहल जरूर अब रंग लाएगी, तो हम ये सब काम कर पाएंगे। बिल्कुल, जो सब मैं बोल रहा हूँ मुझे लगता है उसकी स्पेस और ज्यादा दिख रही है अब यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया रावत जी, आपने, सुभाष जी, आपने टाइम दिया, इतना वक्त दिया, और ये बातचीत का सिलसिला चलते रहेगा। अभी हमको बंगाल भाषा पे बात करनी है। तो मिलते हैं जल्दी ही। हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए, हमारे रेडियो ऐप के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। तो इसी के साथ सुभाष जी के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।